ऐसी मार देते। ला। धक्का मरवा दो तो हॉर्न बजवा के ट्रेन के। चलिए। देखिए, ये सब बहुत सारा चीज इसलिए भी हम स्किप किया है ना, कि जब हम लोग इसको जैसे एसी एंड डीसी फंडामेंटल है, तो इसमें मान के चलिए कि जैसे पीक टू पीक वोल्टेज होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज जो है ना, इसका जिक्र हम लोग करेंगे जब ये क्या बोलते हैं रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना। डीसी में हम लोग जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये वाला टॉपिक वहाँ आवे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे खाली उसका बेसिक देख लेते हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है। और वहाँ पे फिर जब पूरा आएगा तो पूरा टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। जैसे एसी फंडामेंटल में एक आता है, हार्मोनिक्स का कंडीशन आता है। तो पहला तो चीज देख रहे हैं कि वो कभी एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, ना सेट में पूछे हुए, ना कहीं पूछे हुए। तो एक तो वो भी हमको डिमोटिवेट किया उसको ऐड करने से। और दूसरा ये देखे कि उसका थोड़ा बहुत एक मतलब जब हम लोग सिग्नल का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे ना कम्युनिकेशन में, तो वहां पे हार्मोनिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत जिक्र है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे जितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बहुत सारा चीज इसमें नहीं ऐड किए हैं। हाँ, जैसे मान के चलिए। हाँ, जैसे अर्थिंग एंड इंस्टॉलेशन है, तो अर्थिंग इंस्टॉलेशन जो है, ये हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है। जैसे कि थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, तो ये सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना है, तो वो टॉपिक को हम पूरा इंक्लूड किए हैं। ठीक है। उसी तरीके से देख करके किए हैं। तो ये सब चीज तो है, इसको आप रीडिंग दीजिएगा खुद से, ये समझाने के लिए खाली लिख दिए हैं। ठीक है। इसमें जब करंट और वोल्टेज का हम डीसी में या फिर किसी भी लीनियर लीनियर एप्लीकेशन में हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है। एक एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ना, जो कोई भी डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, ठीक है, ये अगर प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी को फॉलो करता है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। ठीक है। होमोजेनिटी, इसका अभी अगर डिटेल्स में जाइएगा कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी और होमोजेनिटी, तो बस सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई सर्किट है, इसमें अगर इनपुट में हम जिस तरह का बदलाव कर रहे हैं, अगर इनपुट में कुछ इनपुट ऐड करके दे दे रहे हैं, तो आउटपुट में हमको वही चीज ऐड होकर के दिख जाए। अगर इनपुट में हम कोई चीज मल्टीप्लाई करके दे दे रहे हैं, तो आउटपुट में हमको वही चीज दिख जाए। बस इतना ही अभी ध्यान रखिए, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम अभी क्या बोले कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जो होता है, बोलेगा कि क्या होता है, तो उसमें दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, किरचॉफ दो गो लॉ दिया था। एक था वोल्टेज से रिलेटेड, एक था करंट से रिलेटेड। तो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड जो लॉ दिया था किरचॉफ, इसका कहने का साफ साफ मतलब बस यही था कि अगर कोई हम एक सर्किट बना लें, ये मान के चलिए कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है। ठीक है। इस तरह का हमारे पास कोई अगर सर्किट है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप इस नोड पे टोटल करंट देखिएगा, ठीक है, करंट जब भी होगा तो किसी नोड पे होगा। जैसे मान के चलिए कि इधर से कोई करंट आई आ रहा है, तो अगर ये करंट आई आ रहा है, तो हो सकता है कि ये करंट आई थोड़ा सा बढ़ के इधर चला जाए और बढ़ के इधर चला जाए। तो कहता है कि इस नोड पे अगर आप देखिएगा, तो जितना टोटल इनकमिंग करंट है, उसी का वैल्यू आपको ये दोनों आउटगोइंग करंट में दिखेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे आई है, यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो आपका I का जो वैल्यू होगा, I1 और I2 का आप जोड़ दीजिए, इसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक और टर्म आता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है। जितना करंट यहाँ पे आ रहा है, इनकमिंग है, उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। यही आपका किरचॉफ का करंट लॉ।
किरचॉफ का करंट लॉ पूछेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो किरचॉफ का करंट लॉ जो है वो जनरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। वहीं पे अगर हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ जो कि वोल्टेज लॉ देखते हैं, केवीएल देखते हैं, तो केवीएल में क्या कहता है कि अगर कोई यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसके पास टोटल वोल्टेज भी है, ठीक है, तो आप अगर इस पूरे सर्किट में अगर आप घूम जाइए इस वोल्टेज सोर्स को लेकर के, तो जितना इस वोल्टेज सोर्स के पास वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज का डेसिपेशन इस पूरे रेजिस्टेंस में हो रहा होगा। या फिर कह लीजिए कि आप अगर इस मेश में घूम रहे हैं इस तरीके से, आप अगर इस मेश में घूम रहे हैं इस तरीके से, तो टोटल जो वोल्टेज यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी वोल्टेज का डिवीजन इन सब रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है। इसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि द algebraic sum of all voltage source and voltage drop within a closed loop must be equal to 0, ठीक है। मतलब आप अगर इस तरीके से लेकर के घूमिएगा तो यहां से इसका जितना देख लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये रेजिस्टेंस है एक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कोई करंट आई ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चलिए R1 है, तो इस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये हो जाएगा V इंटू सॉरी I इंटू R1, यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई करंट I1 अगर आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे कोई करंट I2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल ड्रॉप होगा ये V2 हो जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ये I1 है तो यहाँ पे V1 मान के चलिए कि ले लेते हैं, तो V1 हो गया यहाँ पे I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। नेमिंग में थोड़ा सा इधर उधर है, देख लीजिएगा। सॉरी ये R1 नहीं, मतलब ये जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा यहाँ पे R3 रहेगा, ठीक है। तो ये करंट इंटू V इक्वल टू I इंटू R के फॉर्मूला पे लगा देंगे। तो यही चीज कहता है कि यहाँ पे हम दो गो लूप ले लिए हैं, तो क्या होगा कि इस लूप में जो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप होगा और इस लूप में जो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसके दो इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू को, वोल्टेज या करंट के वैल्यू को हम लोग सॉरी यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, करंट के वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, करंट के वैल्यू को निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि केसीएल जो है, किरचॉफ करंट लॉ जो है, यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है, ठीक है, और वोल्टेज का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन होता है, वोल्टेज अलग अलग रजिस्टर में डिवाइड होता है, और यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इससे टेक अवे क्या हुआ, सबसे पहला सुपर पोजिशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी इस्तेमाल होता है। किरचॉफ का करंट लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं किरचॉफ करंट लॉ को वोल्टेज निकालने के लिए, वोल्टेज को मतलब क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज को फाइंड करने के लिए निकालते हैं किसी सर्किट में। और किरचॉफ अगर सेकंड लॉ की बात करें तो ये वोल्टेज लॉ का नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप विद इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा। हेलो, ठीक, ठीक है ना। हाँ, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा। इतना टेक अवे अगर कर लिए, इतना चीज अगर ध्यान में है, तो इससे हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन आएगा। वैसे जब हम लोग बनाएंगे उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसका डिस्कशन कर लिया जाएगा वहां पे, ठीक है। केसीएल केवीएल, अच्छा इसके बाद कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, जिसमें कि सुपर पोजिशन सॉरी, एक एक होता है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, एक होता है थेवेनिन थ्योरम।
और एक होता है नॉर्टन्स थ्योरम, एक होता है नॉर्टन्स थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है, बस ये समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जब हम लोग थेवेनिन थ्योरम निकालते हैं तो जो भी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो भी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहता है उसके लिए हम इक्विवेलेंट एक वीटीएच निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। और जो भी रेजिस्टेंस गिवन रहता है उसके लिए हम लोग वहां पे क्या निकालते हैं, एक आरटीएच निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब वीटीएच और आरटीएच का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तब हम लोग लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे डाल करके जो भी इसमें वैल्यू ऑफ करंट है, जो भी इसमें वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है उसको हम डिटरमाइन करने का काम करता है। वहीं पे अगर नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आई एन निकालते हैं, नॉर्टन्स करंट निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्टन आर एन निकालते हैं, आर एन का वैल्यू निकालते हैं। इसको कई बार आरटीएच भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो लोड रहता है इसको यहाँ अप्लाई करके लोड का हम लोग वोल्टेज या करंट हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक जब डीसी सर्किट को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज और करंट सोर्स का जानकारी होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वोल्टेज सोर्स कहता है कि कोई एक अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, कोई अगर यहाँ पे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इस तरह से मान के चलिए कि हम 5 वोल्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस हम लगा दिए, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा दिए। तो हमको क्या मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का सोर्स हम डीसी लगा रहे हैं, डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं, 5 वोल्ट का डीसी लगा रहे हैं, तो आर एल पे वोल्टेज जो है ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे आ जाता है कि जो भी वोल्टेज सोर्स होता है ना, उस वोल्टेज सोर्स का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई 5 वोल्ट का, अगर हम 5 वोल्ट का एक ये लगा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस मान के चलिए कि आर एल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि जो ये आर एल, ये जो आर एस है, इस आर एस के वजह से, इतना तो बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा कि जहां पे भी रेजिस्टेंस रहेगा बीच में लगा हुआ, तो ये है सोर्स हमारा, ये है क्या है, डीसी, ये सोर्स है, ठीक है। ये वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहा है, और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, ड्रॉप करवा रहा है, ये वोल्टेज को क्या करवाएगा, ड्रॉप करवाएगा। इस सोर्स के वजह से जो भी करंट यहाँ पे निकलेगा, ठीक है ना, इस सोर्स के वजह से जो भी करंट यहाँ पे निकलेगा, उस करंट से इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट का सोर्स लिए थे, यहाँ पे आर एल का वैल्यू मान के चलिए कि 3 ओम है, ठीक है। आर एस का वैल्यू क्या हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे आर एस प्लस आर एल, आर एस प्लस आर एल क्या हुआ कि आर एस का वैल्यू हो गया 2 ओम, आर एल का वैल्यू हो गया 3 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे आर टी हो गया, एक मिनट रुकिए, ठीक है, आर टी यहाँ पे हो गया 5 ओम का, ठीक है। आर टी यहाँ पे हो गया 5 ओम का, यानी करंट निकला यहाँ पे कितना, 1 एम्पियर का करंट। क्यों, कैसे, क्योंकि V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना तो बिल्कुल क्लियर होगा, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ R का वैल्यू 5 रख दिए, ठीक है, V का वैल्यू 5 है, तो 5/5, I का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट अगर यहाँ पे जा रहा है तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज जो है ना, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा जा रहा है। लोड के पास टोटल जो जा रहा है वो 3 वोल्ट ही वैल्यू जा रहा है, यही 3 वोल्ट वैल्यू लोड के पास जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो लोड रेजिस्टेंस अगर 3 था तो इसको हम 3 ही रखते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3 एम्पियर, ठीक है।
ये 5/3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और 5/3 एम्पियर का करंट जब इस RL से जुड़ेगा, तो यहाँ पे करंट वोल्टेज बराबर I इंटू आर करेंगे, तो 5/3 और गुना रेजिस्टेंस का वैल्यू 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आया देखिए क्या आया, 5 वोल्ट आया। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो उस आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 0 ओम का। आइडियल वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 0 ओम। ठीक है। अगर बोलेगा कि कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हमको लेना है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिकल, हाँ बोलिए। हाँ, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम हम लोग वोल्टेज सोर्स का वैल्यू रखना, सॉरी रेजिस्टेंस का सोर्स के रेजिस्टेंस का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से एक कंसेप्ट आता है करंट सोर्स का। हालांकि अगर हम लोग बात करें, तो प्रैक्टिकली हम लोग कभी भी करंट सोर्स को मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है। हम लोग जब भी काम करते हैं तो एक वोल्टेज सोर्स पे ही काम करते हैं, उसी वोल्टेज से करंट का जनरेशन होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल या थियोरेटिकल बेसिस पे हम लोग करंट सोर्स पे भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे रख रहे थे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे है हमारे पास क्या, मान के चलिए कि 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स को हम एक रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर दिए। ठीक है। इस रेजिस्टेंस का लोड रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मान के चलिए है 10 ओम का। ठीक है। तो यहां से 10 एम्पियर करंट जा रहा होगा। ठीक है। यहां से 10 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, और करंट करंट यहाँ कितना पहुंच रहा होगा, पूरा का पूरा 10 एम्पियर पहुंच रहा होगा। ठीक है। क्योंकि ये करंट जो है, ये आई करंट जो फ्लो हो रहा है, यही वाला आई इधर जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो कि अगर इसके इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है। इस 10 एम्पियर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, तो बस सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कुछ होगा, तो वो 10 एम्पियर करंट को पूरा का पूरा तो यहां नहीं जाने देगा। राजीव जी, म्यूट है आप। ठीक है। हाँ, बीच, अच्छा, तो अब दूसरा सवाल आप ही से है कि अगर हम ये 10 एम्पियर का सोर्स है, 10 एम्पियर का सोर्स है। ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, और यहाँ पे लोड लगा दें, तो क्या अभी ये 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा। भाई जाएगा, यही चीज, यही यही कंफ्यूजन के लिए हम बता रहे थे आपको। करंट जो है ना, करंट का डिवीजन कब होता है, करंट का डिवीजन होता है जब कोई एक करंट आ रहा है और ये दो ब्रांच में बट जाए, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है। वोल्टेज का डिवीजन कब होता है, जब कोई रजिस्टर है। ठीक है। जब कोई रजिस्टर है इस तरीके से, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे। अरे देख कुत्ता घुस गलो, भगाओ ओकरा। यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन कब होगा, जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो कुछ वोल्टेज इसके पास चला जाएगा, कुछ वोल्टेज इसके पास चला जाएगा। ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा तो। ठीक है। यानी कि वोल्टेज का डिवीजन तब होगा जब सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। करंट का डिवीजन तब होगा जब पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, जब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, ये आर आई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है। तो अब अगर हम इसका आर आई का वैल्यू अगर हम 10 ओम इसका भी मान लें। ठीक है। इसका वैल्यू भी हम क्या मान लें, 10 ओम मान लें। तो 10 ओम यहाँ और 10 ओम यहाँ, तो पैरेलल में तो जानते हैं कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है,
R1 पैरेलल विथ R2, इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हाँ तो होता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 R2 यानी 10 100 हो जाएगा, 10 × 10, और R1 R2 यानी कि 20, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, क्या क्लियर है ना? हाँ, तो यानी कि अब यहाँ पे आई से करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 5 ही हो रहा होगा। सॉरी, यहां से तो 10 आ रहा होगा, यहां से तो 10 आ रहा होगा। अब ये 5 इसमें बढ़ जा रहा होगा और 5 इसमें बढ़ जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि 5 एम्पियर करंट यहां जा रहा होगा, 5 एम्पियर करंट यहां जा रहा होगा। तो देखिए, सोर्स से निकला 10 एम्पियर, लोड पे पहुंचा कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ये जो हो गया ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। ठीक है, अगर आइडियल रहता तो आइडियल में 10 निकलता, 10 ही जाता। तो इसको आइडियल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक लगाना है। अगर हमको मान के चलिए कि यहाँ पे कोई करंट सोर्स दिया, एक करंट सोर्स दिया, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जितना करंट है सब का सब कहाँ चला जाए, लोड पे चला जाए। मतलब कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब आइडियल कंडीशन में। ठीक है, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो इसका रिजल्ट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इधर से कोई करंट नहीं पास होगा, और जब इधर से कोई करंट नहीं पास होगा तो जितना करंट है सब का सब लोड में जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, यानी कि यहां से चार टेक अवे, यहां से चार टेक अवे, चार नहीं एक्चुअल में 6 हो गया। ठीक है, पहला क्या हुआ कि एक वोल्टेज सोर्स जो होगा आइडियली केस में उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, प्रैक्टिकल केस में एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तीसरा केस में करंट सोर्स का आइडियल में रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। करंट सोर्स में, करंट सोर्स में प्रैक्टिकल कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, पांचवा टेक अवे ये हुआ कि एक वोल्टेज सोर्स जो होगा उसमें जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके सीरीज में कनेक्टेड होगा। एक एक करंट सोर्स जो होगा, एक करंट सोर्स जो होगा इसमें इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि यहां से 6 कॉन्सेप्ट आया, उस 6 कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बत्ती बना के डाल लेना है। ठीक है, ये हो गया करंट और वोल्टेज का बात। जो क्वेश्चन आता है बस उसी टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और हमको नहीं लगता है कि उससे ज्यादा करने से अभी के टाइम में कुछ फायदा है। अगर हम लोग, हाँ बिल्कुल एकदम, इसीलिए हम बस वही बात ही कर रहे हैं जो हम लोग को है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आता है कि किसको क्या बोलते हैं, जैसे कॉमन डीसी सर्किट थ्योरी टर्म्स। ठीक है, थ्योरी में किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज पूछ देता है कि बताइए नोड किसको बोलेंगे, बताइए मिस किसको बोलेंगे, लूप किसको बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, तो सबसे पहला तो सर्किट हो गया कि सर्किट किसको बोलेंगे। तो सर्किट का मतलब सिंपल हो गया कि सर्किट को उसको तभी बोलेंगे जब वो क्लोज लूप में हो। ठीक है, और एक एक पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कर रहा हो। ठीक है, पाथ क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ए सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट और सोर्स, जैसे कि ये अगर कोई रेजिस्टेंस है और ये वाला वोल्टेज सोर्स है, तो यहां से यहां तक जो हो गया यही इसका पाथ हो गया। ठीक है, नोड क्या हो गया कि नोड कोई भी ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे कुछ करंट आ रहा है और कहीं से कुछ करंट निकल रहा है। अगर हम एक सिंगल लाइन बना लिए तो इसमें कोई नोड नहीं है। अगर इसको हम इस तरीके से बना दिए तब भी कोई नोड नहीं है, क्या कि करंट आ रहा है जा रहा है। जैसे ही यहाँ से एक ब्रांच निकल गया, ये क्या हो गया, एक नोड बन गया कि यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट डिवाइड होकर कुछ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांच। ठीक है, हाँ, ब्रांच किसको बोलेंगे, तो इस नोड के, एक नोड यहाँ पे है
और एक यहाँ पे कोई सोर्स कनेक्टेड होगा। तो इसके बीच में देखिए, अ ब्रांच इज अ सिंगल और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स सच एज रजिस्टर और सोर्स विच आर कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। किसी भी दो नोड के बीच में जो, जैसे जैसे देखिए, ये हो गया ना, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, ब्रांच। यहाँ पे मान के चलिए कोई रजिस्टर है, ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक रजिस्टर ऐड है, ठीक है। तो इस रजिस्टर के लिए, ये दो नोड के बीच में ये जो रजिस्टर ऐड है, इसको हम बोल देंगे क्या, ब्रांच। ठीक है, कि ये ब्रांच हो गया आपका। क्या बोल रहे सुधीर जी? बोलिए। मने मने हाथवा कैसे खड़ा हो जाते, ये तो कोई सवाल ना होला। हाथ तो चाहते आदमी तबे खड़ा होते। बाबू, ए बाबू, मम्मी को बोलो एक गिलास पानी ले आओ तो। हाँ ठीक है, हट गया। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लूप। ठीक है, लूप किसको बोलेंगे? क्या चीज? देखिए, लूप क्या होगा ना, कि लूप हम उसको बोलेंगे, एक सिंपल क्लोज पाथ होगा इन अ सर्किट इन विच नो सर्किट एलिमेंट और नोड इज एनकाउंटर्ड मोर देन वंस। मतलब कि अगर हम उसमें ट्रेवल करें, तो किसी भी नोड को हम लोग दो बार, किसी भी नोड से हम लोग दो बार पास ना करें। ठीक है। अगर हम एक ही बार उस नोड से पास कर रहे हैं और पूरा गोल गोल पाथ बन जा रहा है, जहां से जा रहे हैं वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, उसी को हम लोग लूप बोल देते हैं। मेश क्या बोलता है? मेश बोलता है, मेश इज अ सिंगल क्लोज लूप सीरीज पाथ दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द अदर पाथ, देयर आर नो लूप इनसाइड अ मेश। मतलब मेश क्या हो गया, कि मेश हो गया कि जैसे कि मान के चलिए कि अभी डबल वाला ब्रांच वाला जो चीज बनाया था, जैसे देखिए ये वाला चीज जो बनाए थे, तो ये वाला एक मेश हो गया, ये वाला एक मेश हो गया। ठीक है। लेकिन लूप की बात करेंगे तो लूप ये भी हो गया, देखिए ये वाला जो चीज चलेंगे तो ये भी लूप हो गया। है, लो, मर गया। अभी भी कट रहा है क्या? दोपहर में? ठीक है ना। बीच में कहीं होता है तो बताइएगा। बाबू गेट पूरा खोल दो तो। बाबू, ए हीरो, गेट खोल दो पूरा, गेट पूरा खोलो तो। चलिए। अरे लोहा के गेट है भाई। आइए ना, कम्युनिकेशन पढ़िएगा तो आगे आएगा। कि कैसे। हाँ, हाँ लोहा का गेट है ना। कंडक्टर जो भी होता है ना, हाँ, कंडक्टर जो भी होता है ना, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, वो किसी भी कंडक्टर से टकराएगा, तो उससे टकरा करके ये रिटर्निंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कंडीशन है। ठीक है, जब तक उसको, क्या चीज? अरे ये आप तो गलती मत मार दिया, सही बात बताई तो हम। और इसको अगर आपको ये करना है तो एनसीईआरटी में एगो प्रैक्टिकल है। ठीक है, कि जो एल्युमिनियम फॉइल वाला जो बर्तन आता है, एल्युमिनियम फॉइल वाला, उसमें आप एक मोबाइल को रखिए और उसको एल्युमिनियम फॉइल से लपेट दीजिए, और उसके बाद कॉल कीजिए। आपका कॉल नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज आप अगर कपड़ा से उसको लपेट देते हैं, कितना भी मोटा कपड़ा से, और उसके बाद कॉल कीजिए, कॉल लग जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी कंडक्टर मीडियम को ना, वो पेनिट्रेट करके नहीं पास होता, वहां से कंडक्टर से वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये प्रॉपर्टी कह लीजिए कि है। तो ये मत सोचिए कि हम गलत बोल रहे हैं, ये सही बात बता रहे हैं। कौन सिग्नल? हाँ, कौन सा टावर? हाँ हाँ, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, हाँ।
जैसे वो क्या बोल रहा है, आप बोल रहे हैं जैसे एंटीना है, ठीक है। तो एंटीना मान के, जैसे देखिए आप ये समझिए, ये जो हमारे घर में जो एंटीना लगा हुआ रहता है ना इसे, और उस पे उसके ऊपर ऐसे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो रिसीवर लगा हुआ रहता है। तो एंटीना ऐसे और रिसीवर रिसीवर ऐसे काहे रहता है कि उस डायरेक्शन से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, वो एंटीना से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर पे टकराता है, और उस रिसीवर पे टकराता है, उसके बाद वो सिग्नल कैच करके हमारे पास आता है। एंटीना वो जो लोहा वाला जो, बताइए। हम्म। नहीं ना, कीजिए ना। हाँ हाँ। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये एकदम एकदम गलत लॉजिक है, इसको आप देख लीजिए, रुकिए, देख लेते हैं, सर्च कर। बोलिए ना, बोलिए ना। हम्म। बोलिए ना। मौसम खराब रहता है तो सिग्नल खराब हो जाता है। अब इसी लॉजिक को समझिए। मौसम खराब होता है तो आपके हवा में ह्यूमिडिटी का मात्रा बढ़ जाता है। जब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा मतलब कि कंडक्टिव मटेरियल बढ़ जाएगा। जब कंडक्टिव मटेरियल बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। देख लीजिए। देखिए, आंसर आ रहा है ना यहाँ पे सामने, यस। कंडक्टर जनरली रिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकुलरली एट हायर फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग जो ये मोबाइल का कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, ये माइक्रोवेव के पे कर रहा है। माइक्रोवेव जो है वो एक पार्टिकुलर मतलब एक हायर फ्रीक्वेंसी है, मोर देन रेडियो वेव है, ठीक है। ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वेव विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर causing them to oscillate and generate reflected wave, ठीक है। यही कारण होता है कि कोई भी कंडक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, और खास करके हायर फ्रीक्वेंसी का जो होगा, माइक्रोवेव होगा या फिर उससे ऊपर का फ्रीक्वेंसी का जो होगा, वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से टकरा करके लौटेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा। ये हम लोग को बताया था भाई, कैसे भूल गया, हमको अभी तक पता है, कहाँ से याद है। इंजीनियर्स एकेडमी में कोई कम्युनिकेशन पढ़ाने आए थे सर, याद है। जो बताए थे कि पेड़ पौधा से टकरा के लौटता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही वाला चीज हमको आज तक याद है। और बीच में इसको वेरीफाई भी किए थे। हम्म। चलिए। ना तो हो जाता है कभी कभी, कॉन्सेप्ट में कुछ आगे पीछे हो जाता, नहीं क्या। चलिए, डिस्कशन इसी के लिए तो होता है भाई। अभी मान के चलिए हम गलत प्रूफ होते हैं तो हम सुधार कर लेते अपना कॉन्सेप्ट। डिस्कशन का यही फायदा है ना। तो वहां से कुछ टेक अवे लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए। हाँ, तो यही चीज है कि कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट को हम सीरीज में कब बोलेंगे, ठीक है, जब सेम करंट का वैल्यू फ्लो होगा। म्यूट कर लीजिए ना, थोड़ा सा माइक में आवाज आ रहा है किसी का। अह, किसी भी कंपोनेंट को हम सीरीज में तब बोलेंगे जब सेम करंट का वैल्यू उससे पास होता है, राजीव जी, ठीक है। जब दो कंपोनेंट है, उस दोनों कंपोनेंट से सेम करंट अगर पास हो रहा होगा, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों जो है वो सीरीज में है, ठीक है। अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में वोल्टेज सेम है, ठीक है, अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो उसको बोल देंगे हम कि पैरेलल में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अगर मान के चलिए कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा लीजिए अगर ज्यादा मन कर रहा है तो, ठीक है। ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए,
यहाँ पे कोई करंट अगर जो फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ करंट का वैल्यू होगा कुछ आई, ठीक है। यहाँ पे करंट बट गया होगा, यहाँ पे करंट हो गया होगा I1, और यहाँ पे करंट हो गया होगा I2, ठीक है। ये हो गया होगा I1, ये हो गया होगा I2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यही I1 करंट जो है इस रजिस्टर में भी I1 जा रहा है और इस रजिस्टर में भी I1 जा रहा है, यानी कि ये दोनों हो गया सीरीज में, ये दोनों हो गया किसमें, सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ से I2 आया, यहाँ पे I2 आया, और यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 आया, और ये दोनों जुट गया, ये दोनों यहाँ पे जुट करके फिर I2 प्लस I1 बन गया। मतलब यहाँ से अगर 10 चला था, यहाँ 5 गया, यहाँ 5 गया, तो 5 इधर से आ गया, 5 इधर से आ गया, दोनों मिलकर वापस क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि इस वोल्टेज सोर्स में क्या जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट, यही करंट I1 जा रहा है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस में भी करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। यानी कि ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस आपस में किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। अगर पैरेलल का कहानी समझे, तो पैरेलल की कहानी में अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा के देखें, पैरेलल का कहानी क्या कहता है कि ये मान के चलिए कोई रजिस्टर है आपके पास R1, और ये रजिस्टर है आपके पास R2। अभी मान के चलिए यहाँ पे कोई वोल्टेज होगा V0, यहाँ पे कोई वोल्टेज है V0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे वोल्टेज V0 है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, मान के चलिए कुछ भी वोल्टेज मान लीजिए, यहाँ वोल्टेज V1 है। तो इस रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V0 माइनस V1, ठीक है, इस रजिस्टर के बीच में, ठीक है। अगर इस रजिस्टर के बीच में देखें, तो देखिए बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ का वोल्टेज V0 है, तो यहाँ का वोल्टेज भी V0 होगा। यहाँ पे बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज V1 होगा। यानी इसके बीच का भी वैल्यू क्या हो गया, V0 माइनस V1। यानी कि देखिए इस दोनों रेजिस्टेंस के बीच का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया, यानी कह देंगे कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड था, ठीक है। जिसमें करंट सेम होगा, जिस दो डिवाइस के बीच करंट सेम होगा, उसको हम बोल देंगे सीरीज में कनेक्टेड है। जिस दो डिवाइस के बीच वोल्टेज सेम होगा, उसको हम बोल देंगे कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। यही अपना फुल कहानी है इसका, ठीक है। अब देखिए, यही इलेक्ट्रिकल सोर्स का बात कर रहे थे, इसको इसी के लिए रखे थे, डीसी और एसी जो हम लोग देखे। इलेक्ट्रिकल सोर्स अलग अलग तरीके का हो सकता है, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका डीसी वोल्टेज सोर्स है। डीसी वोल्टेज सोर्स का जनरल ग्राफ जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर एसी वोल्टेज सोर्स है, तो एसी वोल्टेज का वेव जो होता है वो साइनोसॉइडल होता है। अगर ये कोई करंट है, ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो कांस्टेंट करंट सोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा हर टाइम पे, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ग्राफ ऑफ पावर अगेंस्ट लोड रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसको आप ये भी समझ लीजिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि हम अगर बोले कि किसी भी सिग्नल, किसी भी ब्रांच में, किसी भी रजिस्टर के थ्रू टोटल कितना पावर है, इसको हमको मेजर करना है। तो वहां पे उत्पन्न वोल्टेज और उत्पन्न करंट का वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। यहीं से अलग अलग डेफिनेशन आता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई हो गया। यहीं से अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखे तो V स्क्वायर बाई आर हो जाता है, ठीक है। यहीं से अगर हम लोग पावर और करंट के फॉर्म में लिखें तो P इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है, ठीक है। यही हो गया आपका पावर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पावर हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ठीक है। अगर पावर लिखेंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज लिखेंगे तो पावर बटा करंट, अगर करंट लिखेंगे तो पावर बटा वोल्टेज, ठीक है। इसको पावर ट्रायंगल ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना क्या है इसमें, मेरा कहना यह है कि अगर कोई सोर्स है, अगर कोई सोर्स है, यहाँ पे कोई वोल्टेज और वैल्यू है वोल्टेज का, ठीक है।
और यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई सोर्स रेजिस्टेंस RS है। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि अगर अगर यहाँ पे हमको देखना है कि इस सर्किट में सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो अगर हम बिल्कुल क्या कर लें, इस इस रेजिस्टेंस को जीरो कर लें। ठीक है, इसको अगर ओपन सर्किट कर लें ऐसे करके, ठीक है, इसको बस कॉन्सेप्ट इसका ये था, इसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। इसमें बस है यही कि मैक्सिमम पावर जो है ना, मैक्सिमम पावर जो है वो तभी आपके पास ट्रांसफर होगा। जैसे मान के चलिए कोई सर्किट आपके पास बना हुआ है, ये कोई सर्किट बना हुआ है, अब यहाँ पे कोई आप रेजिस्टेंस अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कितना लगाएं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इस सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे ये जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट होगा। ये लोड रेजिस्टेंस का हमको वैल्यू बताना है कि ये कितना रखें कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को फिक्स कर लें, अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को फिक्स कर लें, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर होता है। तो R के वैल्यू को अगर हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग V के वैल्यू को, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, हेलो ना, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है ना कि मैक्सिमम पावर अगर हमको ट्रांसफर करना है किसी भी सर्किट से, तो जो RS का जो वैल्यू है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उसी को RL के वैल्यू के इक्विवेलेंट अगर रखते हैं हम, तब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। जहां पे V बराबर I इंटू आर जो होता है, ठीक है, यहां से हम लोग अगर V को कांस्टेंट रख के, ठीक है, R को बढ़ाते जाए, तो I का वैल्यू क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। V को कांस्टेंट रख के R का वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएं, तो ये I का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, अगर I को कांस्टेंट रख के, I को कांस्टेंट रख के R का वैल्यू को हम क्या करते जाए, बढ़ाते जाए, अगर I को कांस्टेंट रख ले, R का वैल्यू बढ़ाते जाए, तो V का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी इस केस में क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, अगर आप RL के वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई रखिएगा, तो उस केस में करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम जाता है। और अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम जाता है। हाँ, जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत बढ़ा दीजिएगा तो इस केस में कहता है कि मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर करना है हमको, तो यहां से सिंपल एक टेक अवे है कि जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट होगा, उस रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर एक लोड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रेजिस्टेंस को। उसी केस में क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, इतना जल्दी डाउन कैसे हो जा रहा है यार बैटरी। हाँ हाँ, बता दीजिए। हाँ, बस हाँ, इतना ही बात सही सही बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा ना, वो फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, 4 RTH हो जाता है ना नीचे में करके, V और I के।
हाँ, आर एल बराबर आर एस हो जाएगा, और इस केस में 50% पावर ट्रांसफर होगा। हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वो 50% ही होगा। ठीक है। नहीं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर का काम होता है कि वोल्टेज को दो भाग में डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कोई कोई सोर्स, यहाँ पे कोई सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पे कोई एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है। अभी ये वाला सर्किट अगर नहीं समझ आ रहा है तो बस यही समझिए कि यही वाला सर्किट दिया हुआ है। इसके थ्रू अगर पूछ रहा है कि क्या वोल्टेज होगा इसके थ्रू, तो यहाँ पे V0 अगर हम मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर हमको रजिस्टर R1 है और रजिस्टर R2 है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, कि मान के चले कि VS वोल्टेज है, तो इसके थ्रू हमको अगर पता करना है कि R2 के थ्रू क्या वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, तो V नॉट जो वैल्यू हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू हो जाएगा सोर्स वोल्टेज में। ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 को क्या कर देंगे, नीचे में रखेंगे, और जिसके थ्रू निकालना है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। यही है सिंपल आपका वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का मतलब होता है, कोई डिवाइडर का मतलब क्या, वोल्टेज को डिवाइड कौन करेगा, कोई रजिस्टर होगा वही डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई कैपेसिटर है वो कुछ वोल्टेज खा सकता है, कोई इंडक्टर है वो कुछ वोल्टेज खा सकता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर में सिंपल सा आप समझिए कि जब उसमें वोल्टेज ड्रॉप करने का कैपेबिलिटी होगा, कोई कुछ भी रहे, अगर कोई इंडक्टर है या कोई कैपेसिटर है, अगर वो कुछ वोल्टेज को खा रहा है, वो कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, तभी वहां पे वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, तो वी क्या है, V0 लिखे ना, V0। V0 का वैल्यू जो है सोर्स वोल्टेज, और जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि VR1 के अक्रॉस निकालना है यहाँ पे, तो देखिए सोर्स रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस, और बटा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यही होता है वोल्टेज का डिवीजन। इसी तरीके से होता है करंट का डिवीजन। तो फिर से ध्यान लाइए कि करंट का डिवीजन तब होगा जब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे सर्किट को। ठीक है, अगर पैरेलल में रखते हैं तो यहाँ से करंट जो भी आएगा, करंट डिवीजन हो रहा है तो करंट आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करंट इसमें निकाल रहे हैं IL लोड के अकॉर्डिंग, तो IL करंट जो होगा, यहाँ से अगर I सोर्स है, ये सोर्स करंट है, तो IS, ठीक है, इनटू, अभी यहाँ पे अगर ये RL है और यहाँ पे ये R1 है, तो अगर करंट डिवीजन करना है तो यहाँ पे बगल वाले से हम लोग करते हैं और नीचे वाले में R1 प्लस RL को रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करंट डिवीजन का फॉर्मूला। सिंपल। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा, अभी हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करते हैं। कोई कैपेसिटर जो होता है, जैसे अभी अभी हम बोले कि कोई भी जो डिवाइस हमारे पास है, जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, जो वोल्टेज को ड्रॉप करने का कैपेबिलिटी रखता है, वो हमारे पास अभी फिलहाल अगर देखें तो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और एक क्या है, कैपेसिटर है। एक इंडक्टर है, रजिस्टर है, और एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कह लीजिए। ठीक है, कैपेसिटर का वो प्रॉपर्टी जो करंट को, जो वोल्टेज को ड्रॉप करने का कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2πfc होता है। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं, अगर इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में ओमेगा सी हो जाता है। ठीक है, XC बराबर 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये एक इमेजिनरी टर्म आता है, इसके लिए इस पे क्या लगाते हैं, जे लगाते हैं। जे जो होता है ये साइन बताता है कि ये इमेजिनरी टर्म है।
इसलिए 1/j⍵c जो है इसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। कोई भी कैपेसिटर जो है उसका अगर कोई रिएक्टेंस अगर हमको निकालना है। कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडर कैसे होता है, तो अगर किसी भी दो कैपेसिटर को आप दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और बोलता है कि उसका जैसे मान के चलिए कि 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है C1, ये इसका बोल रहा है कि 22 माइक्रोफैराड है, बोलेगा इसका कि पूरा इस सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका टोटल कैपेसिटेंस बताइए कि कितना होगा। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जो हम लोग रजिस्टर के साथ जो सीरीज वाला कंसेप्ट लगाते हैं वो कैपेसिटर के पैरेलल में लगता है, और जो कैपेसिटर के पैरेलल वाला रजिस्टर के पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैपेसिटर के सीरीज में लगता है। मतलब अगर इसको हम बोले कि आप बताइए, सिंपल यहाँ पे दो चीज ध्यान दीजिएगा। एक बोल रहे हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस। रिएक्टिव कैपेसिटेंस हो गया क्या, कैपेसिटर का वो फेनोमिना, कैपेसिटर का वो पोटेंशियल, वो वैल्यू या वो प्रॉपर्टी जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करने का क्षमता रखता है। मतलब अगर हम कुछ करंट दे रहे हैं इस कैपेसिटर से होकर के जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज अगर 10 वोल्ट का था तो ये क्या किया, 2 वोल्ट रख लिया, ये 2 वोल्ट अपने में चार्ज करने के लिए रख लिया, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए रखने के लिए जो रजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, खास करके आप ऐसे बोलिए, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, जो अभी बात की है। लेकिन कैपेसिटर जो ये बात बोल रहे हैं C1 और C2, ये हो गया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो C जो है ना इसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है। प्रैक्टिकली कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का, वो जनरली माइक्रोफैराड में ही प्रोवाइडेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक कैपेसिटर जो है, ठीक है, एक कैपेसिटर का जनरल वैल्यू जो होता है वो फिजिकल फॉर्म के किस किस रिप्रेजेंटेशन में, किस नोटेशन में लिखा जाता है। तो लिखा कि मिली फैराड में लिखा जाता है, मेगा फैराड में लिखा जाता है, माइक्रो फैराड में लिखा जाता है, या फैराड में लिखा जाता है। तो जैसे फैराड आता है लोग फैराड मार के आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बोला कि जनरल जो हमारे पास प्रैक्टिकल जो आता है ना, इसमें भी जो हम लोग पंखा उंखा में लगाते हैं उसमें भी देखिएगा माइक्रो फैराड लिखा हुआ रहता है, 50 माइक्रो फैराड, 100 माइक्रो फैराड, इस तरीके से। तो प्रैक्टिकली माइक्रो फैराड में ही कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है। और हम बोल रहे हैं कि जब इस कैपेसिटर के पास कुछ कैपेसिटेंस है और उसको सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर पूछेगा CT, तो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे C1 इंटू C2 और बटे C1 प्लस C2, ई वाला फॉर्मूला चलता है। मतलब कि जो रजिस्टर के पैरेलल वाला वो कैपेसिटर के सीरीज वाला, और जो रजिस्टर के सीरीज वाला इसके पैरेलल वाला, ठीक है। हाँ मतलब वाइस वर्सा, हम दोनों बार एक ही चीज बोल दिए, ठीक है, मतलब वही चीज हो जाता है। लेकिन अगर इंडक्टर की बात बोलेगा तो इंडक्टर का होता है j⍵L, इसका क्या होता है j⍵L, ठीक है। इसी को हम लोग 2πf इंटू एल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया जनरल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, और ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है। ओमेगा जो होता है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ओमेगा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस में होता है, ये रेडियन पर सेकंड होता है। ये फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी का किस में रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो सिंपल हर्ट्ज में होता है, ठीक है। चलिए यही है। इंडक्टर को बोलेगा कि इंडक्टर का L1 और L2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है। तो सिंपल जैसे रजिस्टर को R1 R2 करते थे, इसका टोटल कैपेसिटेंस L1 L2 करके निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंस की अगर बात करता है, तो रिएक्टेंस फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सीरीज और पैरेलल में चलता है रजिस्टर का, वैसे ही कैपेसिटर का भी चलता है, इंडक्टर का भी चलता है, ठीक है। बस यही चीज ध्यान में रखना है। अब इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है। अब
एक वोल्ट यूनिट जो होता है, जो वोल्टेज हम लोग लिखते हैं, एक वोल्ट जो होता है वो जूल पर कुलाम होता है, ठीक है, जूल पर कुलाम होता है। इन अदर वर्ड्स, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 points or terminal in the work required in joule to move 1 coulomb of charge from A to B। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई ये बैटरी है, ठीक है, अगर कोई ये बैटरी है तो बैटरी के पास कुछ पोटेंशियल होगा, बैटरी के पास अपना एक पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल जो है वो कर रहा होगा। जैसे कि अगर बात करें तो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही तो फ्लो होता है, एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेगा तो वो निगेटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो की बात करें तो कन्वेंशनल करंट जो है वो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक वोल्ट यूनिट किसको बोलेंगे, तो वोल्ट यूनिट वो पावर होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये वोल्टेज सोर्स कुछ काम कर रहा है कि एक चार्ज को यहां से उठा करके यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा कुछ तो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो उसी कार्य को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यही एक जूल का पावर, एक जूल का पावर अगर एक कुलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक जूल का पावर अगर एक कुलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी यूनिट को हम बोलते हैं एक वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज इन वोल्ट, जे क्या है, वर्क और एनर्जी इन जूल, सी क्या है, सी इज द चार्ज इन कुलम्ब्स, ठीक है। 10 अगर जे का वैल्यू 1 है यानी कि 1 जूल का कार्य किया गया है, ठीक है, एक कुलम्ब चार्ज पे, ठीक है, तब वो वोल्टेज जो है कितना वोल्ट का हो जाएगा, 1 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। यहीं से एक और फॉर्मूला आता है कि चार्ज जो है, अभी यहाँ पे जो वोल्टेज जो हम बनाए थे, ये जो वोल्टेज सोर्स बनाए थे, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो क्यू जो कुलम्ब चार्ज है, क्यू कुलम्ब जो चार्ज है, ये एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से करंट का फॉर्मूला आता है कि अगर 1 एम्पियर का क्यू बराबर आई इंटू टी, आई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन टी, मतलब कि एक कुलम्ब का चार्ज, एक कुलम्ब का चार्ज, एक कुलम्ब का चार्ज एक सेकंड में, एक कुलम्ब का चार्ज जो एक सेकंड में मूव होता है, उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। 1 एम्पियर करंट कहने का मतलब क्या है, एक कुलम्ब चार्ज एक सेकंड में जितना चलेगा, ठीक है, पर सेकंड जो चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहीं से फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। इसका अगर पूछेगा कि क्या है भाई, तो इसका आप ये बता सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन बता सकते हैं कि कुलम्ब पर सेकंड है, ठीक है, यहाँ एम्पियर, एम्पियर सेकंड है, क्यू बराबर क्या है, एम्पियर सेकंड है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, कुलम्ब पर एम्पियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे हुए था, क्वेश्चन पूछे हुए था कि 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक, 2 घंटे तक अगर मूव करता है तो टोटल चार्ज कितना इसके द्वारा लगे, टोटल चार्ज का कितना, टोटल कितना चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1 एम्पियर के करंट को 2 घंटे तक ट्रेवल करने के लिए टोटल कितना चार्ज का इस्तेमाल करेगा? 3600 कूलम, 7200 कूलम, ठीक है, और कुछ और दो ऑप्शन मान लीजिए, नन ऑफ दीज एगो मान लीजिए, और एगो ऐसे करके कोई भी मान लीजिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? बिल्कुल 2 घंटा का बात कर रहा भाई, 2 घंटा बोल रहा हूँ। हाँ 2 घंटा बोल रहा हूँ। हाँ तो वही चीज है, यही सब चीज तो फंसा देता है ना। हम भी इसको सबसे पहले बनाए थे 3600 मार्क के आंसर, आगे बढ़ गए। जब आंसर देख रहे हैं तो देखे कि अरे 3600 गलत कैसे हो गया ये? तब देख रहे हैं अरे 2 घंटा लिखा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में गलत करके आते हैं तो लगता है कि मथुआ पटक ले। चलिए ठीक है, यही चीज है। यहाँ से पावर वाट में कैसे करते हैं, मेजर करते हैं, तो यही जूल पर कूलम है, आई बराबर क्यू अपॉन टी है। ठीक है, पावर वही, पावर यहाँ पे क्या होता है, हाँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पावर का एक यूनिट आता है। यहाँ से पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग देखे क्या, v इंटू आई। ठीक है, v का फॉर्मूला क्या देखे हम यहाँ पे, जूल पर कूलम। ठीक है, v के लिए क्या देखे, जूल पर कूलम। आई के लिए आई के लिए क्या देखे, कूलम पर टाइम। ठीक है, कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम से कूलम धोरी बटे गर्दा हो गया, बचा क्या, जूल पर सेकंड। यानी इसी को हम लोग वाट भी बोलते हैं। यही जो है क्वेश्चन पूछे हुए था टेक्नीशियन में। ठीक है, कि 1 वाट जो होता है ना, वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यही जूल पर सेकंड के बराबर होता है 1 वाट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एसी फंडामेंटल्स में। एसी फंडामेंटल में बस इसका आरएमएस, पीक और एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसे 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रखिएगा, और इसको एज इट इज क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, कि जब भी किसी चीज का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट, मीन और स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब हो गया कि अंडर रूट, मीन का मतलब हो गया कि उसका एवरेज, जो भी टाइम पीरियड रहा होगा उसका टाइम पीरियड, और स्क्वायर का मतलब हो गया जो भी वैल्यू वीटी यहाँ पे लिख रहे हैं, आप वीटी का स्क्वायर कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। तो कुछ जो सिग्नल है ना, जैसे कि साइन वेव है, तो साइन वेव का अगर आरएमएस वैल्यू आप निकालते हैं फुल साइन वेव का, तो फुल साइन वेव का आरएमएस वैल्यू आपका आता है 1/√2, 1/√2 इंटू आई एम। आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट, या वीएम बोल लीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, यानी कि क्या है, देखिए यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है, इसको अगर हम ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें ऐसे करके, तो ये वाला जो वैल्यू हुआ, इसको अगर वोल्टेज का है या फिर करंट का है, जिस चीज का भी ग्राफ हो, तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट। सॉरी, पहले मैक्सिमम करंट बोलना था। ठीक है, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, अगर इसका बोलेगा कि आरएमएस वैल्यू कितना हुआ, तो यहां से इस मैक्सिमम वैल्यू का 7.7, 0.707। ठीक है, ये 0.707 कहाँ से आता है, तो यही 1/√2 को अगर आप कैलकुलेटर में रखिएगा ना, तो इसी का वैल्यू आएगा 0.707। ठीक है, तो यही आता है इसका क्या, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गया। पीक टू पीक वैल्यू अगर बोलता है, तो पीक टू पीक का मतलब ये मैक्सिमम पीक और ये मिनिमम पीक, इसके बीच का जो वैल्यू होगा इसको पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए, रूट मीन स्क्वायर मतलब कि अगर कोई सिग्नल हमारे पास वीटी है, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब तो सिंपल समझिए, इस पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए। मीन का मतलब क्या हुआ, कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टोटल टाइम पीरियड टी है, ठीक है, इससे इसका एवरेज निकाल दीजिए। ये हो गया मीन, रूट हो गया, मीन हो गया, और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया,
स्क्वायर का मतलब हो गया इसको स्क्वायर कर दीजिए, VT को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो एक मिनट, कोई ऐसा करके कोई क्वेश्चन बहुत इजी इजी वो दिया था, हम कहीं देखे थे, बहुत पहले देखे थे जब BSNL के लिए जेई वाला पढ़ते थे ना, एकदम 2016-17 में। तो एक क्वेश्चन करके कुछ ऐसे दिया हुआ था, बड़ा आसानी से बना था, रुकिए हम क्वेश्चन शायद बन जाए तो। ऐसे करके एक क्वेश्चन दिए हुए था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पे देखिए, इसी का आरएमएस वैल्यू ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन दिया था। देखिए, आरएमएस क्या था, इसी का आरएमएस कर बोल दिया था निकालने के लिए, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना था। सिंपल क्या था कि इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इस सिग्नल का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो इस सिग्नल का अगर हम स्क्वायर कर लिए, तो इस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, और -4 का भी स्क्वायर क्या हो गया, 16। ठीक है, यानी कि ये सिग्नल हो गया 16 पे इसे, और ये 8 पे हो गया। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे इसका क्या होता है, एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर में इंटीग्रेशन का मतलब उसके अंदर का टोटल वैल्यू, ठीक है, उसका अंदर का पूरा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया, ये 8 को 4 मान लेते हैं हम लोग, आसानी से बनेगा। ठीक है, 8 को 4 मान लेते हैं, तो रूट मीन का मतलब क्या हो गया, इसका पूरा इस टाइम पीरियड से भाग, यानी 1/4। ठीक है, रूट, और इसका इसका अगर हम लोग ये करें इंटीग्रेशन, यानी कि जो पूरा एरिया निकालें, तो 16 कितना हो जाएगा, 64, और 64 का आधा हो जाएगा 8, यानी 1/4, यानी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 2, इसका आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन दिया था, हालांकि वो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम था, तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा कि वैसा आएगा। बस इसमें खाली ध्यान ही देना रहेगा ना, कि इसमें पूछ देता है कि कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू जो है ना वो सेम होता है। तो आरएमएस आरएमएस और एवरेज वैल्यू को स्क्वायर वेव जो होगा, उसका आरएमएस वैल्यू भी पीक वैल्यू के बराबर होगा, और एवरेज वैल्यू भी पीक वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है एक स्क्वायर वेव के लिए। हाँ, ये जो वेव हो गया, ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हो गया, ये ट्रायंगुलर वेव हो गया। देखिए, ये ट्रायंगुलर वेव हो गया। ट्रायंगुलर वेव के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है, वो 0.5 पीक के बराबर होता है, एवरेज जो होता है वो भी 0.5 पीक के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ टर्म है जो कि पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कि फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। मतलब कि जो किसी भी संख्या का जो आरएमएस वैल्यू होता है, और उसके एवरेज वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें, तो वही जो होता है इसका फॉर्म फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि एक एक टर्म है सक्सेप्टेंस, क्योंकि यही जो है ना इसी तरीके का टर्मिनोलॉजी पकड़ता है, कि जैसे सक्सेप्टेंस पूछ लिया, कि अब वो डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई इसका बताओ डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। 1/R अगर हम लोग लिखते हैं, तो इसी को एडमिटेंस बोलते हैं या कंडक्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्टेंस का रिएक्टेंस का जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेप्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल आर का वैल्यू रेजिस्टेंस, लेकिन वही रिएक्टेंस का बात बोल रहा है, तो वही एक्सएल और एक्ससी का बात बोल रहा है।
ठीक है, इससे अगर हम लोग रिलेट करते हैं तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 1/x द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस लाइक कंडक्टेंस, इट इज यूज टू बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ महो। ठीक है, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, लिखते हैं OHM, तो 1/r जो हो जाता है, इसको हम लोग उल्टा बोल देते हैं, MHO बोल देते हैं, मोहो बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि इट्स मैथमेटिकल सिंबल इज बी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल सिंबल बी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बी जो है ना, बी एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि सिंबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, बी का मतलब सक्सेप्टेंस भी होता है। ठीक है, फिर वही रिएक्टेंस वर्सेस सक्सेप्टेंस दिया है कि रिएक्टेंस किसको बोलेंगे, सक्सेप्टेंस किसको बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से कुछ भी क्वेश्चन आते रहता है। और देखिए रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस का सिंपल मतलब समझिए ना कि रेजोनेंस तो सबसे पहले ही समझिए कि रेजोनेंस दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज रेजोनेंस और एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, तो इसके पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं एक इंडक्टिव सर्किट और एक होता है कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये मान के चलिए आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट, इसी तरीके से आपके पास एक है, ये है कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें कुछ फैक्टर्स होता है जिसको कि ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए हम लोग बोले थे कि इसका एक्सएल होता है, इसके लिए बोले थे इसका रिएक्टेंस एक्ससी होता है। एक्सएल को हम लोग बोलते हैं जे ओमेगा एल। ठीक है, एक्ससी को बोलते हैं 1/जे ओमेगा से। ठीक है, इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, जे टू पाई करके, ओमेगा की जगह पे 2πfc करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, एक इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो करवाते हैं, अगर ये डीसी करंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीसी करंट है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कोई एसी करंट रहा, ठीक है, अगर कोई ये एसी करंट रहा तो क्या है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि कोई भी करंट जो यहां से आएगा ना, उसको ये सडनली यहां से यहां पास नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब इंडक्टर इज अ डिवाइस या इंडक्टर इज अ कंपोनेंट विच अपोजेज सडन चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से कैपेसिटर जो एक डिवाइस है, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि सडन चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। इसके कारण क्या होता है, इसका फेजर डायग्राम बनता है। ठीक है, फेजर डायग्राम जो होता है, अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, यानी कि वोल्टेज 0 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री जो फेज है, 90 डिग्री पे क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, मतलब कि ये लैगिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, ये लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब सिंपल समझिए कि एक इंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज VT अप्लाई किए, यहाँ से करंट IT आया। ठीक है, VT IT को हम सप्लाई किए, यहाँ VS चला था। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों आ रहा था, लेकिन अभी हुआ क्या कि जब से ही वो इंडक्टर से पास हुआ, वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो क्या हो गया, पार हो गया, लेकिन करंट जो है, करंट में सडन इंक्रीज नहीं हो पाया। तो जब ये करंट यहां पहुंच गया, सॉरी वोल्टेज जब यहां पहुंच गया, तो करंट यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि सडन चेंज इन करंट को क्या किया, ये अपोज किया। यानी कि ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये करंट का ग्राफ हो गया। यहाँ पे अब बेस यहाँ बना लीजिए। ठीक है, ये वाला बेस खत्म हो गया। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला जो है इंडक्टर है ना,
तो ये वीटी का ग्राफ है। मतलब वीटी देखिए, वीटी 90 पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे करंट जो है वो जीरो से चलना शुरू किया है। वीटी 90 पे पहुंच गया है तो करंट चलना शुरू किया है। मतलब कि इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि अगर करंट आता है तो उसको सडन चेंज नहीं होने देगा। यहीं पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है, यहीं पे एक लॉ लगता है जिसको बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ जो होता है, इसी कारण से क्या होता है कि एक इंडक्टर जो है वो अपने में सडन चेंज इन करंट को पार नहीं होने देता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई इंडक्टर में जब करंट पास होगा, किसी भी इंडक्टर में जब करंट पास होगा, तो उसमें एक मैग्नेटिक, हाँ नहीं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो क्या करेगा कि वो उसी चीज का विरोध करेगा जिससे कि वो जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने का कोशिश करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने का कोशिश करेगा, और सोर्स जो है इधर की ओर करंट फ्लो करवा रहा है। इसी चीज को बोलता है लेंज लॉ। लेंज लॉ इसी चीज का डिस्क्राइब किया था कि जिस जिस कारण से इसमें करंट का जनरेशन, मतलब जिस सोर्स से इसमें करंट बह रहा है, उस सोर्स को ही अपोज करने का काम करता है। ठीक है, दिस फेनोमेना इज, या फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेंज लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका इंडक्टर का। कैपेसिटर का क्या है? कैपेसिटर का उल्टा कंडीशन है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर करता है वोल्टेज को। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टर स्टोर कर रहा है करंट को। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है। तो इसका एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कैपेसिटर का एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वो क्या करता है कि जब यहां से करंट पास होगा, जब करंट पास होगा तो करंट को तो जाने देगा, करंट तो तुरंत पास हो जाएगा। लेकिन वही वाला चीज यहाँ पे क्या हो गया, करंट तो तुरंत पास हो गया, करंट चला गया, लेकिन वोल्टेज जो क्या है, करंट जब यहाँ 90 पे पहुंच गया तो वोल्टेज अभी यहीं से शुरू हुआ है चलना। मतलब कि ये वोल्टेज में सडन चेंज नहीं होने देता है। ये जो है, ये सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, तो यही दो चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अब देखिए, चूंकि करंट आगे चल रहा है, सॉरी करंट पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है तो करंट से ही हमारा सारा काम होता है। इसलिए करंट को बेस बना करके इसके रिस्पेक्ट में हम बोल दिए कि जो करंट पीछे चल रहा है, तो इसलिए इसको बोल दो कि लैग कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक इंडक्टिव सर्किट जो होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करेगा, और एक कैपेसिटिव सर्किट जो होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लीडिंग कहने का मतलब कि यहाँ पे करंट जो है वो लीड कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो अगर अगर कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो 90 डिग्री का लीड प्रोवाइड करेगा, 90 डिग्री करंट आगे चलेगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो 90 डिग्री आगे चलेगा आपका कौन, वोल्टेज। ठीक है, लेकिन अगर प्योरली नहीं होगा तो फिर 90 से क्या जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम लोग आ सकते हैं सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस सर्किट जो होता है ना, इसमें क्या कहता है कि कोई भी ये खास करके इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन वगैरह में ज्यादा। ठीक है, हम लोग कम्युनिकेशन में कह लीजिए या फिर एम्पलीफिकेशन वगैरह में, जब लोग हम लोग वहां पे ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर देखेंगे ना, तो उसमें इस चीज का इस्तेमाल होता है, रेजोनेंस कंडीशन का इस्तेमाल होता है। कि वहां पर रेजोनेंस कंडीशन पे ही वहीं से 3 dB फ्रीक्वेंसी सब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, जिसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। देखिए क्या है रेजोनेंस, क्या है कि यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अभी देखिए टोटल वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज यहाँ वी या वीटी जो भी लिख लीजिए। ठीक है, वी जो है वो क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी आर प्लस जे इंटू वी एल माइनस वी सी। अब ये क्या है,
ठीक है, इसको बस एज इट इज दिमाग में रखिए, याद भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। फिर इंडक्टर का पूरा प्रॉपर्टी से हम लोग को वोल्टेज निकालना पड़ेगा, कैपेसिटर से वोल्टेज निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर टोटल इंपीडेंस की बात करें, टोटल इंपीडेंस एक रजिस्टर का इंपीडेंस होगा या रेजिस्टेंस होगा, उसी तरीके से एक इंडक्टर का, सॉरी रजिस्टर का, हाँ रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग रिएक्टेंस बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। तो चूंकि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है इसलिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देंगे। चूंकि ये वाला जो है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देंगे। दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंस, लेकिन ये इंडक्टर का है तो इंडक्टिव, कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, इसका अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन कर ले रहे हैं तो R इक्वल्स टू जे एक्सएल माइनस एक्सए। ठीक है, R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सए। एक्सएल क्या है? इंडक्टर का है, कैपेसिटर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सए क्या है? कैपेसिटर का है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्स एल का जो वैल्यू है जे ओमेगा एल, पहले ही बताएं। एक्स सी का जो वैल्यू है जे ओमेगा सी, ये भी पहले बताएं। रेजोनेंस का जब कंडीशन होगा, रेजोनेंस का जब कंडीशन होगा तो मोड ऑफ जेड जो होता है ना, रेजोनेंस के कंडीशन पे मोड ऑफ जेड जो होता है वो आर के बराबर होता है। या इसको अभी रहने दीजिए, सिंपल समझिए कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो है इसमें इमेजिनरी वोल्टेज जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी रिएक्टेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। इमेजिनरी क्या है भाई? तो इमेजिनरी वोल्टेज इसके अक्रॉस जनरेट हो रहा है और इमेजिनरी वोल्टेज इसके अक्रॉस जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये रियल वोल्टेज है, ये जो है रियल रेजिस्टेंस है। इमेजिनरी इंपीडेंस जो है वो इसके अक्रॉस आ रहा है, इमेजिनरी इसके अक्रॉस आ रहा है। देखिए ना, जे वाला टर्म का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? इंडक्टर और कैपेसिटर में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेजिनरी वोल्टेज अगर जीरो रहेगा यानी कि VL माइनस VC का वैल्यू जो है, VL माइनस VC का वैल्यू यहां से क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर VL माइनस VC जीरो रहेगा तो VL बराबर VC हो जाएगा। VL का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मतलब हो गया ये सीरीज है। तो सीरीज में क्या बोले थे कि करंट सब में सेम पास होगा। सीरीज जो रहेगा उसमें करंट क्या रहेगा? सब में सेम पास होगा। अगर करंट सेम पास हो रहा है तो आई करंट है, यही इंडक्टर के थ्रू भी पास हो रहा है तो कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस, माइनस यही आई करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहा है तो XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि VL माइनस VC बराबर जीरो हो रहा है। यहाँ से आई से आई कट जाएगा, XL का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? XC के बराबर आ जाएगा। XL का वैल्यू XC के बराबर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इमेजिनरी जो इम्पिडेंस है इसका वैल्यू जीरो होता है। तो इमेजिनरी जब जीरो हो जाएगा यानी कि XL माइनस XC बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहां से भी आ जाएगा XL बराबर XC। ये आया, ये आया, दोनों वेरीफाई हो गया। अगर XL XC के बराबर है, अगर XL XC के बराबर है तो XL का वैल्यू होता है जे ओमेगा एल, XC का वैल्यू होता है 1 जे ओमेगा से। तो यहां से ओमेगा को इधर भेज देंगे जे, और इसको इधर भेज देंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 से। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर अगर 1 हो गया तो यहीं से ओमेगा का वैल्यू अगर देखें तो 1 रूट अंडर एल से, यही हो गया रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड क्यों? क्योंकि ये आ रहा है ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, इसी को अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहे तो 1 ओमेगा हट जाएगा यहाँ से, 2 पाई एफ जो होता है ये ओमेगा बराबर होता है, बराबर ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई एफ क्या हो जाएगा? यहाँ चला आएगा, यहाँ पे सॉरी एफ छूट गया। टू नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ एफ एफ इक्वल टू तो लिख ही रहे हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? एफ इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट एल सी आ गया। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या आता है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक रजिस्टर है, ठीक है, एक ओमेगा एक्स एक्स एल है और एक एक्स सी है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, जो हमको सबसे आसान तरीका लगा इसको समझाने का, उसी चीज पे हम जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान हमको लगता है। रजिस्टर के लिए हम बनाए तो रजिस्टर का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट रजिस्टर का वैल्यू रहेगा, तो और इसका वैल्यू ओमेगा से किसी तरह का कोई प्रभावित नहीं होगा, ओमेगा से किसी तरह का कोई प्रभावित नहीं होगा ये रजिस्टर। लेकिन इंडक्टर जो है, इंडक्टर का इंपिडेंस ओमेगा से प्रभावित होगा, ठीक है। ओमेगा से प्रभावित कैसे होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ओमेगा, सॉरी, इम्पिडेंस बराबर, इम्पिडेंस बराबर एक्स एल बराबर जे ओमेगा सी। अगर ओमेगा का वैल्यू जीरो, अगर ओमेगा का वैल्यू जीरो तो एक्सएल का वैल्यू यानी जेड एल का वैल्यू, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू को हम बढ़ाएंगे इसका वैल्यू क्या होते जाएगा, सॉरी ये एल है ना, एल है, जे ओमेगा एल है, ठीक है। एल का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, अगर हम कोई इंडक्टर लगा दिए तो हमको पता होगा कि इसका इंडक्टेंस कितना है, यानी एल का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू चेंज करेगा वो ओमेगा पे करेगा, यानी कि एक लीनियर लाइन इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, इसका ग्राफ हमको दिखेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटिव के लिए देखें तो कैपेसिटिव के लिए क्या था, एक्स सी बराबर 1 जे ओमेगा सी, सी का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ओमेगा का वैल्यू जीरो रख दिए तो 1/0 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जैसे ही ओमेगा का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पैराबोलिक इक्वेशन बना रहा है, यानी कि जीरो पे इनफाइनाइट और ओमेगा का वैल्यू इनफाइनाइट पे जीरो, यानी एक इस तरीके का ये डायग्राम बना रहा है, ठीक है। हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन क्या ले रहे थे, रेजोनेंस का कंडीशन ले रहे थे एक्सएल बराबर एक्स सी, ठीक है। तो एक्सएल बराबर एक्स सी के कंडीशन पे इस तरह से हम लोग अगर आते हैं तो ये हो गया आपका किसका, कैपेसिटिव का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया आपका रजिस्टिव रिएक्टेंस, सॉरी रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तीनों जिस फ्रीक्वेंसी पे आकर के मिलेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा नोट, या यही होता है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअल में क्या है ना, कि एक्चुअल में इसका डायग्राम ऐसे रहता है, एक्चुअल में जो इसका डायग्राम है, एक्चुअल में इसका डायग्राम जो है इधर से पैराबोलिक रहता है और यहां से आकर के क्या हो जाता है, लिनियर के टाइप का हो जाता है। लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपने समझ के अनुसार, या फिर कुछ इंडक्टेंस में भी ऐसा वैल्यू होता है जो इसको ऐसे करके थोड़ा कर्वेचर की तरफ ले जाता है, इसलिए हम लोग समझने के लिए और दोनों चीजों को लेकर के इसको हम एक इस टाइप का शेप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल इम्पिडेंस का वैल्यू हो रहा है, ये टोटल इम्पिडेंस का वैल्यू है और ये ओमेगा का वैल्यू है। अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नोट पे रखते हैं, अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नोट पे रखते हैं तो यहाँ पे एक्सएल भी जीरो है, एक्स सी भी जीरो है, ठीक है। यहाँ पे एक्सएल भी जीरो है, एक्स सी भी जीरो है, ठीक है, मतलब एक्सएल एक्सएल बराबर एक्स सी वाला कंडीशन है। तो एक्सएल बराबर एक्स सी है तो दोनों का जो इफेक्ट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर टोटल इम्पीडेंस पूछेगा कि इस ओमेगा नोट के वैल्यू पे टोटल इम्पीडेंस कितना है, तो जेड मिनिमम जो है वो आर के बराबर है, मतलब सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वही काम कर रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग ओमेगा के वैल्यू को क्या करेंगे, घटाएंगे, सीरीज रेजोनेंस में जैसे जैसे ओमेगा के वैल्यू हम लोग घटाते हैं हमारा बिहेवियर जो होता है वो सर्किट का कैपेसिटिव होते जाता है। जैसे ही हम लोग ओमेगा नॉट से ज्यादा बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को, हमारा बिहेवियर जो है सर्किट का इंडक्टिव होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तीन कंडीशन आता है, ओमेगा का वैल्यू, अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा, और कैपेसिटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है,
अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट है तो ये आर होगा रजिस्टर का वैल्यू, ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा। यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर होगा। अगर ओमेगा का वैल्यू बड़ा है ओमेगा नॉट से तो ये इंडक्टिव होगा, यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंडीशन है इसका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, ये जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ हम लोग बनाए हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस यानी कह लीजिए आप एक तरह से रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो एक बात बताइए, इस सर्किट में जहां पे सबसे कम इम्पीडेंस है, जहां पे सबसे कम इम्पीडेंस है, यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जहां पे सबसे ज्यादा इम्पीडेंस हो रहा है इधर और इधर के साइड में, वहां पे करंट क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। यानी इस इम्पीडेंस के सर्किट को अगर हम करंट और फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम डिनोट करना चाहें, तो जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस है वहां पे मैक्सिमम करंट, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस है, जेड मिनिमम है, वहां पे हमारे पास मैक्सिमम करंट मिलेगा। और जहां पे जेड का वैल्यू बढ़ रहा है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो रहा है, वहां पे करंट का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, कम मिलेगा। उसी चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है कब है, जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, मतलब सिर्फ रजिस्टर का ही वैल्यू काम कर रहा है। तो रजिस्टर का वैल्यू काम कर रहा है तो आई का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे वी अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि बाकी एक्सएल और एक्ससी जो है ना, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो है वो वी अपॉन आर आएगा। ठीक है, यहां से क्या होता है कि अगर हम लोग आई एम अपॉन रूट टू की बात करें, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो आरएमएस वैल्यू जो है इसका किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे आएगा। ठीक है, यहीं पे जो है वो हम लोग पढ़े थे कि ये पावर जो होता है वो 50% होता है। ठीक है, यहीं पे जो है पावर 50% होता है। तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये एम्पलीफायर से, थोड़ा सा इसको समझिएगा, वहां पे जब आएगा तो इसका फिर जिक्र करेंगे। जैसे हम कोई एक एम्पलीफायर लिए हुए हैं, ठीक है, हम एक एम्पलीफायर लिए हुए हैं। एम्पलीफायर जो है वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये ओमेगा इक्वल्स टू जीरो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा है। हाँ मकान भैया, हेलो, हेलो, आवा जो थोड़ा क्लास चली था, आवा जो क्लास में आयो। ठीक ठीक, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, नेटवर्क पकड़ाना पड़ेगा यार, कॉल आ जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। आवाज आ रहा है मेरा, हेलो। हेलो, अरे कॉल आ गया था यार, साला कट गया उसी के चक्कर में। ठीक है, आवाज आ रहा है अभी।
क्या हो जा रहा है यार? आ रहा, आवाज आ रहा है। हेलो। अच्छा। यही सब कचरा हो जाता है। अभी अभी ठीक है कि अभी भी दिक्कत हो रहा है? ठीक है ना? कुछ अगर होता है उस नीच तो बताइएगा बीच में। ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ गया। चलिए। ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग पढ़ कहाँ तक बोल दिए थे? ये आईमैक्स वाला बात बोल दिए थे ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ। तो एम्पलीफायर में क्या बोल रहे थे कि जैसे एम्पलीफायर किसी भी सिग्नल को जो अगर एम्पलीफाई करता है, तो हम लोग इसका वही देखते हैं कि पावर को कितना एम्पलीफाई कर पा रहा है। तो जैसे ही कि ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे भी एम्पलीफाई कर रहा होगा, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे भी एम्पलीफाई करने का कोशिश करवाएंगे हम। लेकिन हम देखेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पे कम से कम 50% पावर वो प्रोवाइड कर रहा है हमको। तो यही 50% पावर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये वाला फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। और इसी ये आई एम बाई रूट टू जो वैल्यू होता है, यहीं पे 50% पावर को एम्पलीफाई करता है। यानी कि ओमेगा का वैल्यू अगर इससे नीचे रहेगा, तो ये 50% से कम हो जाएगा इसका एम्पलीफिकेशन। अगर ये ओमेगा एच से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीफाई करने का कोशिश करेगा, तो 50% से नीचे चला जाएगा इसका एम्पलीफिकेशन। इसीलिए इस वैल्यू को आई एम बाई रूट टू वाला जो वैल्यू हुआ, जहां पे 50% पावर एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इसको हम लोग लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और इधर वाले को हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी मान कर देते हैं। कि इधर वाला लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसी चीज को 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। 3 dB क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे अभी। पहले ये देखिए कि ये जो लोअर लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ, और ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बैंडविड्थ है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम करंट को ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर मतलब मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में। जहां पे रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, वहां पे मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहा है। एक सीरीज रेजोनेंस जो होगा, वो मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या कर रहा है? ये मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज इट एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये वाला जो चीज हम लोग देख रहे थे कि 3 dB क्यों बोलते हैं, तो किसी भी वोल्टेज या करंट के लिए यहाँ पे चलता है 3 dB फ्रीक्वेंसी। जब बोलते हैं तो यहाँ पे लॉगरिथमिक टेबल चलता है। तो अगर इसका लॉग का जो वैल्यू होता है, वो हम लोग लेते हैं 20 log बेस 10। और यहाँ पे करंट या वोल्टेज का वैल्यू, यहाँ पे एक्स जो होता है, करंट या वोल्टेज का वैल्यू होता है। तो करंट या वोल्टेज के वैल्यू पे अगर हम आई एम बाई रूट टू रख के देखें, तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो 3.010 dB के बराबर आता है। ठीक है। इसलिए एट आई एम बाई रूट टू पे जो वैल्यू आता है फ्रीक्वेंसी का, इसको हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। अगर ये वैल्यू 3.010 से अलग कुछ आता, तो उसको हम उतना डीबी बोल देते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 3.10 ही आता है। इसीलिए हम लोग इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसको लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है। इसी चीज को लिखा है कि एट ओमेगा एल और ओमेगा एच पे जो होगा, पावर विल बी 1/2 ऑफ इट्स हाईएस्ट पावर। जो मैक्सिमम पावर ये ट्रांसफर कर रहा होगा, मैक्सिमम पावर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा। इधर जैसे जैसे इसका बैंडविड्थ सॉरी फ्रीक्वेंसी हम घटा रहे हैं, तो इसका पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि करंट कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे भी पावर कम हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इस वाले पॉइंट पर आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है, 50% पावर इसका प्रोवाइड होता है।
इसीलिए इसको हम लोग ये बोल देते हैं। ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा पैरेलल रेजोनेंस में। पैरेलल रेजोनेंस में सारा चीज सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या था, वहां पे हम लोग वोल्टेज देख रहे थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस है तो सेम करंट जा रहा था इसमें। ठीक है। यहाँ पैरेलल रेजोनेंस है तो पैरेलल रेजोनेंस में क्या जाएगा, सेम वोल्टेज जाएगा सब में। सब में सेम वोल्टेज जाएगा, लेकिन करंट का डिवीजन होगा। करंट आई आर आई एल आई सी जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे करंट के डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि आई एल बराबर आई सी हो जाता है। इमेजिनरी करंट जो होता है आई एल बराबर आई सी हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन पे। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहे तो v अपॉन ये आई बराबर v अपॉन आर होता है। तो v अपॉन आर के जगह पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक है। यानी कि ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ से भी वही आ गया, 1/√अंडर एल सी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर करेंगे तो 1/2 पाई √अंडर एल सी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन के चलते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। या तो हम क्या करें कि इसको पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस के जगह पे एडमिटेंस ले लेते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस के जगह पे एडमिटेंस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। एडमिटेंस 1/r हो जाता है। ठीक है। तो आर तो अभी भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर अभी भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ओमेगा एल देखिए, ये जो है अभी क्या होता था, एक्स सी बराबर होता था, एक्स सी बराबर ओमेगा एल। ठीक है, जी ओमेगा एल। लेकिन यहाँ अगर हम एडमिटेंस ले रहे हैं, सॉरी एक्स एल है यहाँ पे, सॉरी सॉरी, एक्स एल बराबर ओमेगा एल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एडमिटेंस ले रहे हैं तो 1/एक्सएल हो जाएगा, यानी कि 1/ओमेगा एल हो जाएगा। तो जो वहां पे कैपेसिटर वाला बिहेवियर था वो यहाँ पे इंडक्टर शो करने लगेगा। ठीक है। जो वहां पे इंडक्टर वाला बिहेवियर था वो कैपेसिटर शो करने लगेगा, क्योंकि वहां पे 1/एक्स सी होता है। ठीक है। वहां पे 1/ओमेगा सी होता है। तो 1/एक्स सी करेंगे तो ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। आप इम्पीडेंस से भी अगर करके निकालिएगा फिर भी यही वाला फॉर्मूला आएगा आपके पास। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस बार ये वाला जो टर्म है, ये वाला ओमेगा एल का वैल्यू है, ये ओमेगा एल का वैल्यू है 1/ओमेगा एल का। ये वाला जो है ओमेगा सी का वैल्यू है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पे इस बार प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, लेकिन पैरेलल रेजोनेंस में अगर ओमेगा नोट से कम करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो यहाँ पे इंडक्टिव बिहेवियर शो करता है। हाँ निकालिए, रिकॉर्ड रहेगा, डाल देंगे। ठीक है। ये तो अभी चलेगा। इसको इसको करके खत्म कर देते हैं और क्या, फिर बाद में देखेंगे। जैसा बोलिए। कभी थोड़ा सा, तब एक काम कीजिए ना, रात में फिर कनेक्ट करते हैं 8 बजे। ठीक है, मतलब तब कितना, 8:30? अच्छा, गया गया आ रहे हैं। तो सैटरडे संडे छुट्टी, हाँ ठीक ही है, देखिए ना जैसा होगा फिर शाम में कर लेंगे डिस्कस। हाँ नेटवर्क तो रहेगा इशू। ठीक है। देखिए इसको देख लेते हैं खाली फिर भी। ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो है ना ये, हाँ, तो इसमें जैसे बात वही है ना भाई, नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें बहुत सारा चीज है जो कि एकदम बेसिक से लेके चलेंगे तो और बहुत समय लगेगा। ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर का ये सब जो, हाँ, और नहीं तो ऐसा होगा ना, तो जब आप फ्री रहिएगा ना कभी, जब फ्री रहिएगा तो आप, पीडीएफ आपके पास है ही, आप कॉल कर लीजिएगा हमको। आप हमको कॉल कर लीजिएगा, वहां पे हम जो
बेसिक हमको लगेगा कि ये बताना, वो चीज हम बता देंगे। हाँ वीडियो देख लीजिएगा तो। हाँ। हाँ होगा। ठीक है। तो यही चीज है कि इसमें पैरेलल रेजोनेंस में क्या है कि अगर ओमेगा का वैल्यू पीछे चला जाता है, मतलब ओमेगा नॉट से कम हो जाता है, तो ये इंडक्टिव हो जाता है और ये कैपेसिटिव हो जाता है। वहां पे देखिए क्या हो रहा था, वहां पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा था। यहाँ पे चूंकि एडमिटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज वी मैक्स हो जाएगा। लेकिन जो 50% वाला जो चेंज है, यहाँ पे आई एम बाई रूट टू था, तो यहाँ वी एम बाई रूट टू हो जाएगा। ठीक है। वही चीज है यहाँ पे लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये। ठीक है। और इसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसको हम लोग बैंडविड्थ बोल देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग इसका बात करें, तो जैसे ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, तो देखिए ओमेगा नॉट से क्या है, कम अगर वैल्यू है, तो सर्किट कैसा है, इंडक्टिव है। सर्किट कैसा है, एल टाइप का है। और एल टाइप का है तो बताए थे कि एल टाइप का जो सर्किट रहेगा, इंडक्टर क्या करता है, ये करंट को लैग करता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट यार, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ओमेगा का वैल्यू, अगर ये ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट पे है, तो ओमेगा नॉट पे है, तो यहाँ पे क्या है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट जो होता है, वो यूनिटी पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होगा। ठीक है। अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ा है, अगर यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट से बड़ा है, मतलब इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा। यानी कि यहाँ कैपेसिटर अपना प्रभाव छोड़ेगा। और कैपेसिटर जो होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जितना ये चीज हम लोग पढ़े ना अभी, इसमें खाली दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ये आपको आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला एगो याद रखिए कि एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे करंट मिनिमम है तो ये रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है। ये दो टर्म याद कर लिए। और तीसरा में क्या याद करना है, पैरेलल के लिए ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। और सीरीज के लिए ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। सीरीज के लिए कहाँ गया कंडीशन, सीरीज के लिए ये वाला तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। ठीक है। अगर इतना कर लेते हैं, अगर ये तीन वो कंडीशन इसका, हाँ अगर वो तीन कंडीशन उसका, तीन कंडीशन इसका, और ये वाला एक रिजेक्टर सर्किट और एक्सेप्टर सर्किट, बस इतना याद कर लीजिए, पूरे का जो सार है इसी में छिपा हुआ है। और क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, कहीं से और क्वेश्चन आने का कोई संभावना ही नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि कहाँ से ग्राफ देगा ये। ठीक है। तो अब ठीक है, इसको रोकते हैं।